हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज की नहीं, यानी 9, 10 एंड 11 जो भी करंट अफेयर रहे, तीनों दिन की करंट अफेयर वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। जो भी हमसे छूट गए वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए पहले ये तीनों डे की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहा है? विच कंट्री हैज लॉन्च E-B4 वीज़ा फॉर ट्रेडर फ्रॉम चाइना। एंड आपको तो पता ही होगा अभी के टाइम में जो USA रहे, अभी के टाइम काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, चाइना के लिए भी लगा रहा है और भी काफ़ी सारे कंट्री के लिए, है ना। तो इसीलिए इंडिया एंड जो चाइना रहे वो सामने आ रहा है ट्रेड के लिए, है ना। तो बात क्या है, ये कौन सी कंट्री ने जो कि लॉन्च करी है E-B4 वीज़ा। E-B4 वीज़ा क्या है असल में, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। एंड चाइना के लिए ये इंडिया ने जो कि ये लॉन्च करी है। कौन सी टाइप की वीज़ा? E-B4 वीज़ा। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन रहे ना, ई प्रोडक्शन जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा रहे, इसके लिए इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? तो ये लॉन्च करी है। एंड फिर बात करें क्या है असल में ये वीज़ा। असल में जो कि चाइना के जो ट्रेडर रहे वो 40 से 50 डे के अंदर में ऑनलाइन के माध्यम से वीज़ा की आपूर्ति कर सकते हैं, यानी वीज़ा की जो कि आवेदन कर सकते हैं, मिल सकते हैं इन्हें वीज़ा। ध्यान में रखिएगा। एंड इसी वीज़ा के माध्यम से जो कि 6 मंथ तक इंडिया में रह सकते हैं, जो भी मतलब जो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। क्लियर? चाइना के ट्रेडर। ये शुरुआत करी है इंडिया ने, बस यही बात ध्यान में रखना। एंड हमने बात कर रहे हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेजिंग, है ना, बेजिंग। एंड शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की वो भी हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिर अभी के टाइम में जो इसकी करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है एक साई जिनपिंग, है ना। एंड करेंसी तो रेनमिनबिन, ये तो पता ही होगा। तो बस ध्यान में रखना सारे के सारे, ये इंडिया ने शुरुआत करी है। देखते हैं डिटेल में। इंडिया हैज़ लॉन्च द न्यू ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा, यानी E-B4 कहा जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज जो नेशनल इन्वॉल्व इन टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ जो रहे, इसके लिए ये लॉन्च करी है। द वीज़ा इज डिजाइन टू फैसिलिटी द स्मूदर एंट्री ऑफ फॉर चाइना। जो चाइनीज जो मतलब जो ट्रेडर रहे इनके लिए स्मूदर जो कि एंट्री लेना, यानी इंडिया में प्रोफेशनल एंड इन द सपोर्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल जो कि प्रोजेक्ट रहे इन इंडिया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 2, प्रवासी भारतीय दिवस। पता ही होगा ना, प्रवासी भारतीय दिवस ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये ध्यान में रखना। एंड अभी भी आपको बताऊंगा ये क्या है। असल में ये 9 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 9 जनवरी। क्लियर? एंड ये ध्यान में रखना, इससे भी NRI डे कहा जाता है ना, यानी जिससे नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है, NRI डे। तो ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? 1915 की बात है, जबकि जो महात्मा गांधी थे यानी जो MK गांधी, वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, है ना। 9 जनवरी की बात हमने कर रहा हूँ, 9 जनवरी जो 1915, है ना, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो इसी के याददाश्त में ये ऑब्जर्व करी जाती है, यानी जो प्रवासी भारतीय दिवस। एंड ये बात जानती हो ना, असल में जो NRI डे की बात कर रहा हूँ 2025 की, है ना, 2025 की जो एडिशन था, जो 18वां एडिशन है ना, 18th एडिशन, वो कौन सी प्लेस में हुई थी? भुवनेश्वर में ना, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में हुआ था। एंड वहाँ जो चीफ गेस्ट था, कौन थे चीफ गेस्ट? जो भुवनेश्वर में जो 18, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। जो प्रवासी भारतीय दिवस रहे, इसके बीच चीफ गेस्ट जो थे वो थे त्रिनिदाद टोबैगो की, जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो रहे, इसकी जो प्रेसिडेंट वो है क्रिस्टियानो कांगालो, है ना। प्रेसिडेंट क्रिस्टियानो कांगालो थे वो जो कि चीफ गेस्ट थे। एंड अभी के टाइम में जो 2026 इसकी चीफ गेस्ट कौन रहे? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी के टाइम में ये ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। मतलब देखिए क्लियरली, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि असल में 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 से लेकर 2013 तक, ध्यान में रखना, 2003 से 2013 तक
ये एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जा रहा था, क्लियर, हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा था। बट 2015 से मतलब 100 साल के बाद, यानी NRI जो ऑब्जर्व किया जा रहा है जब से, मतलब 1915 को डे के तो डे जो रहे ये याददाश्त में तो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। 2015 से लेकर ये अभी के टाइम में 2 ईयर में ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्लियर, मतलब हर 2 साल में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसीलिए 2025 में ऑब्जर्व की गई, 2026 में ये भी इवेंट तो नहीं है ना, तो इसीलिए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है, तो ध्यान में रखना। एंड ये जो अगली साल जो ऑब्जर्व करी जाएगी वो 2027 में, क्लियर, इतनी सी बात हो गया ना, क्लियर, सारे के सारे 9 जनवरी में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड प्रवासी भारतीय दिवस क्या है क्या नहीं है सारे के साथ तो डिस्कस कर ली, फिर से डिटेल भी देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जिसे PBD भी कहा जाता है, ये जो ऑब्जर्व एनुअली ऑन जनवरी 9th। एंड जो कमीमोरेट जो कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अभी आपको बताया था ना। एंड ये भी ध्यान में रखना, जो साउथ अफ्रीका था ना वो महात्मा गांधी की दूसरे जो कि मदरलैंड कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ लगभग महात्मा गांधी जो कि 20 ईयर तक वहाँ थे, है ना, पता ही होगा आपको इसके बारे में, काफ़ी सारे बातें थे, है ना। तो 1915 टू अनर द इंडियन डायस्पोरा जो कि कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस डेवलपमेंट, व्हाइल द स्पेसिफिक डाटा इज फिक्स्ड द लार्ज स्केल PBD कन्वेंशन नाउ अकर एवरी 2 ईयर, बस ध्यान में रखना हर 2 ईयर में ऑब्जर्व किया जाता है। देखते हैं आगे। नंबर 3, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025, किससे जो कि 2025 की नृत्य कलानिधि अवार्ड वो दी गई है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी के टाइम में ये जो अवार्ड है नृत्य कलानिधि अवार्ड वो दी जा चुकी है, क्लियर, वो कौन है, उर्मिला सत्यनारायण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है, उर्मिला सत्यनारायण इन्हें दी गई है। एंड इन्होंने फिर ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कौन सी डांस से एसोसिएटेड है, बिलोंगिंग फ्रॉम भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु की। मुझे सारे के सारे जो 6 क्लासिकल जो डांस रहे वो एक एक करके याद दिलाना। देखिए, एक तो रहे ओडिसी, ओडिशा के रहे, मणिपुरी, मणिपुर के रहे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की रहे, है ना, आंध्र प्रदेश की, पता ही होगा इतनी सी बात, जो कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश की है ना, कुचिपुड़ी। एंड मुझे बता सकते हो जो कुचिपुड़ी रहे वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है धरती से, है ना, हाँ धरती से। एंड हमने भी याद रखिए काफ़ी अजीब तरीके से, मतलब याद रखिए, बस याद तो रखना ही है जो भी हो जाए, आंध्र प्रदेश की जो कि कुचिपुड़ी रहे, है ना। एंड अगर आपको पूछे कि जो रेड्डी, आपको कोई भी नाम में जो रेड्डी दिख जाए तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है ना, यार वो सब रहने देते। एंड भारतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, मोहिनीअट्टम केरल की है ना, कथकली वो भी केरल की है, कथक पूछे तो वो उत्तर प्रदेश की यानी नॉर्थ इंडिया की है ना, सत्रिया पूछे तो असम की है, और कौन सी रह गए। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये जो कि सत्यानारायण है वो तो भारतनाट्यम से रहे। एंड बात करें इन्हें जो दी गई है ना ये अवार्ड, ये दी गई है चेन्नई में, है ना, चेन्नई दी गई है, चेन्नई में जो कि 19th नृत्य जो कि महोत्सव, 19 नृत्य महोत्सव वहाँ दी गई है, क्लियर। एंड ये दी जाती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है माड्रास जो कि संगीत एकेडमी, माड्रास संगीत एकेडमी के द्वारा जो 19th संगीत एकेडमी यानी जो नृत्य महोत्सव हो रहा था चेन्नई में वहाँ दी गई है, देख सकते हो डिटेल में। द प्रेस्टिजियस नृत्य कलानिधि अवार्ड फॉर द 2025 वाज अवार्डेड टू रिनाउंड जो कि रिनाउंड भरतनाट्यम एक्सपोनेंट उर्मिला सत्यनारायण बाय द म्यूजिक एकेडमी इन द चेन्नई and recognize her outstanding contribution to the classical dance from this she received the honor of the academy's annual dance festival in the yearly 2026 जनवरी में हो रहा था, सेलिब्रेटिंग हर डिकेड्स लॉन्ग जो कि डेडिकेशन टू द डांस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड नंबर 4, which tenure did Siddaramaiah surpass to become the longest serving CM of कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के अभी के टाइम में CM बन रहे सिद्धारामैया, है ना। तो असल में इन्होंने जो कि किसकी टेन्योर को सरपास करी है एंड सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM बने हैं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, नहीं, इंडिया की टॉप पूछे तो
वो बताना वो कौन रहे। तो ये आंसर क्या होने वाला है, वो है देवराज उर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देवराज उर्स। क्लियर। तो देखिए अगर हमने ये बात करें कि ऑल ओवर इंडिया में जो टॉप सीएम रहे, सबसे लार्जेस्ट जो टेन्योर जो मतलब सर्व करने वाला सीएम रहे, वो कौन रहे, पवन कुमार चामलिंग, है ना, सिक्किम के थे पवन कुमार चामलिंग, है ना, पता ही होगा इतनी सी बात। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम की, जो कि 24 ईयर तक इन्होंने शासन करी है ना, 24 ईयर 165 डे था इनकी, है ना। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहे, सेकंड जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम पूछे तो वो नवीन पटनायक थे, पता ही होगा नवीन पटनायक जो बीजेडी से रहे, है ना, नवीन पटनायक थे। इनकी जो कार्यकाल पूछे तो 24 ईयर 94 डे की है। लगभग इनसे जो कि पेमा खांडू की सेम मतलब लगभग सेम रहे, सेम तो नहीं है फिर भी लगभग सेम रहे। ध्यान में रखिए ये 94 रहे, ये 165 रहे। क्लियर। तो बस इतना ही ध्यान में रखना। इसके बाद पूछे तो तीसरी पर पूछे तो वो है ज्योति बासु, है ना, जो वेस्ट बंगाल की है, इनकी 23 ईयर रहे, है ना। और नवीन पटनायक तो उड़ीसा के रहे, ये तो बात आपको पता ही होगा। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो बस देखते हैं और क्या बातें रहे। उर्स यानी हमने बात कर रहे हो देवराज उर्स की बारे में। हेल्ड द पोस्ट ऑफ द 2 टर्म ऑफ द जो कि वॉज एंड ऑफिस ऑफ द 7 ईयर। बस ध्यान में रखिएगा। एंड ये भी ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा टाइम जो कि सीएम बनने वाला कोई भी जो बने वो है, कौन बने, नीतीश चाचा बने ना, जो नीतीश कुमार, पता ही होगा। एंड असल में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जो गिनीज वर्ल्ड बुक में भी उनके नाम भी दर्ज करवाए गए, है ना। बट इन्होंने जो इनकी टेन्योर रहे ना वो कंप्लीट नहीं करी है, ये पता ही होगा सारे के सारे बातें। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, माधव गाडगिल, पता ही होगा माधव गाडगिल के बारे में। हैज पास्ट अवे रिसेंटली एंड यू वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे जो कि हाल में इनकी डेथ हो चुकी है। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, ध्यान में रखना, एनवायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरणविद थे, ध्यान में रखिएगा पर्यावरणविद। तो एनवायरमेंटलिस्ट थे, इनकी हाल में डेथ हो चुकी है। एंड इनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी था, वो कौन था, माधव गाडगिल की बात कर रहा हूँ, वो था ए वॉक ऑफ द हिल, ए वॉक ऑफ द हिल, ये था इनकी ऑटोबायोग्राफी। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। हाँ, इन्होंने एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। रिनाउंड जो कि इंडियन इकोलॉजिस्ट जो कि एनवायरमेंटल जो कि थिंकर एंड देन द कंजर्वेशन जो कि माधव गाडगिल हैज पास्ट अवे ऑन January 7। बस ध्यान में रखना, इनके नाम याद रखना, कौन सी फील्ड से जुड़े रहे वो याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 6 रहे कालिया सेकंड। कालिया सेकंड देखते हैं क्या है, कलाई या फिर कलाई कह लो, कालिया कालिया सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज इन व्हिच स्टेट रिसेंटली ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो कालिया सेकंड जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये दूसरे चरण रहे, कहाँ रहे एंड ये ऑपरेटेड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। एंड ये भी ध्यान में रखना, ये कौन सी रिवर के ऊपर में रहे जानते हो ना, ये रहे लोहित रिवर के ऊपर में। कहाँ रहे लोहित, जानते हो ना लोहित कहाँ रहे, नहीं पता। लोहित असल में जो पता ही होगा, जो ब्रह्मपुत्र की बारे में बात कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन पूछे तो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर ऐसे करके फ्लो होती है ना। इसके जो कि क्या रहे, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो ओरिजिन रहे, है ना, तिब्बत में, जो कि इसका नाम सांगपो रहे, है ना। यू टर्न लेती है जो कि धुबरी के पास, धुबरी तो नहीं, जो नामचा बरुआ पर्वत के पास, है ना। एंड एंटर करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये पहले जो कि माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, इसका नाम रहे सियांग। फिर जो कि प्लेन एरिया में फ्लो करती है, इसका नाम रहे दिहांग। यहाँ से जो कि लोहित, है ना, वही जो लोहित रिवर रहे, लोहित रिवर में जो ढोला सदिया पुल जो रहे, जो 15 सबसे लॉन्गेस्ट रहे, 9.15 किलोमीटर, है ना। अभी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा, जो लोहित रिवर, मानस रिवर, है ना, एंड और भी काफ़ी सारे रिवर रहे ना। एंड इसमें जो कि माजुलिया आइसलैंड फॉर्म करती है जो कि आसाम में, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट जो कि रिवराइन आइसलैंड, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट जो कि रिवराइन आइसलैंड फॉर्म करती है। फिर जो कि एंटर करती है धुबरी के पास में जो कि बांग्लादेश में। एंड यहाँ जो कि इसका नाम जो कि यमुना हो जाती है ना।
अभी बातें रहे यार वो सब रहने देते, वही जो लोहित रिवर है इसके ऊपर में रहे, यानी हमने बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। क्लियर। तो ये कालिया जो कि सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान में रखिएगा, इसकी भी कैपेसिटी जानना इंपॉर्टेंट है, वो है 1200 किलोमीटर, 1200 मेगावाट की। किलोमीटर कहाँ से है, मेगावाट की है, ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे ये बताना मेगावाट एंड जिगावाट में अंतर क्या है, बताना। द कालिया सेकेंड जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दी जो कि अंजवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया। इट इज विंग डेवलप्ड बाय द TSDC इंडिया लिमिटेड यानी TSDCIL, ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो कि अंडरटेकिंग PSU अंडर द जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हेल्ड इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है फर्स्ट मीटिंग जो कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की, ये हो रहा है मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई। क्लियर। एंड ये चेयरमैन किसने रहे, जो कि किसके द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट किया गया है, ये कंडक्ट किया गया है जो कि RBI की जो गवर्नर रहे, कौन रहे अभी के टाइम में, संजय मल्होत्रा, इन्हीं के द्वारा। ध्यान में रखिएगा कौन से नंबर की रहे बताना, संजय मल्होत्रा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड जो कि PRV was held in Mumbai today under the chairmanship of the Reserve Bank of India, RBI की बारे में बात कर रहा हूँ, एंड गवर्नर जो कि संजय मल्होत्रा। द बोर्ड वाज जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग जो कि अमेंडमेंट टू द पेमेंट एंड द सेटल सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि 9th में लेटर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, who has been appointed as the chairman of the लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल, जो लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल है इसकी चेयरमैन के रूप में किससे नियुक्त करवाए गए, वो बने हैं रमेश कुमार जुनेजा। कहाँ रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रमेश कुमार जुनेजा। ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना। एंड ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना जो लेदर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है ना, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं डिटेल में। श्री रमेश कुमार जुनेजा जो कि हैज बीन इलेक्टेड जो कि अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट CLE, टेकिंग चार्ज इन अर्ली January 2026 and succeeding R.K. Jallan and bringing over the four decade of industry experience and including founding the JC Group and Juneja जो कि consume the रोल ड्यूरिंग द CLE। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 9, मनोज कोठारी हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। मनोज कोठारी कौन सी फील्ड से इन्होंने जुड़े रहे, मनोज कोठारी ये कौन सी फील्ड से जुड़े रहे, बिलियर्ड्स, ये जानते हो ना। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये तो बिलियर्ड रहे, बिलियर्ड एंड स्नूकर ये दोनों में अंतर बताइए होगा ना, बिलियर्ड क्या है स्नूकर क्या है बताइए होगा ना। बिलियर्ड जिस तरह ये खेला जाता है, ये भी स्नूकर ठीक वही रहे, बट इसमें अंतर काफ़ी सारे रहे, बताना कौन सी अंतर रहे। एंड ध्यान में रखिएगा इनकी जो डेथ रहे मनोज कोठारी, इनके 67 ईयर में इनकी डेथ हो चुकी है, निधन हो चुकी है। एंड बात करें इन्हें भी 2005 में जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये दी गई थी, बस इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये भी ध्यान में रखना, पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड किससे दी गई थी, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दी गई थी जो कौन रहे, जो ग्रैंड मास्टर थे, पहले ग्रैंड मास्टर यानी विश्वनाथन आनंद है ना, यानी 1991 में। मुझे ये बताना अवार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो 1985 में कौन सी अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था, वो शुरुआत करवाया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड की, है ना। 1961 में कौन सी अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था, वो था अर्जुन अवार्ड की, 1961। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1959 है ना, एंड ग्रैनी अवार्ड भी 1959 है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या क्या रहे, और भी काफ़ी बातें रहे। एंड पुलित्जर प्राइज़ की अवार्ड 1917 में, पुलित्जर प्राइज़ रहने देते, देखते और क्या क्या बातें रहे डिटेल में, पहले क्या देखते हैं। एंड ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्या पता है जो 2025 में जो बिलियर्ड की बात कर रहा हूँ, बिलियर्ड अभी क्या हमने बिलियर्ड की बात करी, तो ये जो बिलियर्ड अवार्ड है 2025 में किससे दी गई है, कौन है
वो दी गई है जो सौरभ कोठारी है ना, सौरभ कोठारी को दी गई है, वाई डिफेटिंग पंकज आडवाणी को हराया था, है ना। अभी बातें रहे, देखते हैं और क्या रहे। मनोज कोठारी हु पास्ट जो कि अवे जो कि रिसेंटली एंड वाज एसोसिएटेड विद द फील्ड जो कि विलियर्ड, एंड बस ध्यान में रखना विलियर्ड से इन्होंने एसोसिएटेड रहे। और बात करें जो विलियर्ड एंड जो स्नूकर रहे, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि असल में जो बिलियर्ड्स रहे ना, इसमें 3 टाइप की बॉल होती है, 3 टाइप की, एक रहे वाइट एंड येलो एंड रेड, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो स्नूकर रहे, स्नूकर में टोटल 22 बॉल रहे। कितनी की बॉल रहे? 22। इनमें से 15 रेड रहे, 6 कलर की, 15 रेड रहे एंड 6 अदर कलर की एंड 1 वाइट रहे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड तो इतनी सी बातें रहे, देखते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 10, व्हिच डेट जो कि व्हिच डेट तो नहीं, व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट ने स्टार्टेड करी है जो कि संस्कार शाला फॉर 4 to 14 ईयर चिल्ड्रेन, 4 to 14 ईयर चिल्ड्रेन के लिए कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है? संस्कार शाला जो कि कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है 4 to 14 ईयर चिल्ड्रेन के लिए? असल में ये क्या है संस्कार शाला? ये तो देखिए असल में एजुकेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन के साथ ही साथ जो चिल्ड्रन रहे, बच्चों रहे, स्टूडेंट रहे, इन्हें जो कि काफ़ी सारे नैतिक जो कि क्षेत्रों में जो कि एजुकेट करना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर। तो ध्यान में रखना ये शुरुआत करी है असम ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असम, क्लियर। एंड असम की जो गवर्नर है जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने ये शुरुआत करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड एम क्या है? जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब ऑल ओवर क्षेत्र में जो कि स्टूडेंट की जो कि यानी चिल्ड्रन की डेवलपमेंट लाना, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल बात करें असम के बारे में बात करें, कैपिटल तो वो दिसपुर हो गया, है ना। सीएम तो हेमंत बिस्वा शर्मा रहे एंड गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। संस्कार शाला ये वैल्यू बेस्ड जो कि एजुकेशन, ध्यान में रखिएगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन जो कि 4 to 14 ईयर जो चिल्ड्रन रहे यानी स्टूडेंट रहे, इनके लिए ये शुरुआत करवाया गया है। वाज रिसेंटली लॉन्च इन द असम बाय द गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य with an जो कि inauguration event and publicized around the January 10, 2026, focusing on moral and cultural value and alongside formal schooling. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11। एंड आज तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा ही रहने वाला है क्योंकि जो हमने डिस्कस नहीं करी वो भी डिस्कस करते हैं। क्या रहे नंबर 11 में? वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करी जाती है 10 जनवरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड हिंदी डे इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे एंड देन द डे इज कमेमोरेटेड एवरी ईयर विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज अब्रॉड, जो कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। इट एम टू इनकरेज द यूज ऑफ हिंदी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल तौर पर जो कि हिंदी को जो कि प्रमोट करना, इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी हो गया, एजुकेशन हो गया एंड कल्चरल एक्सचेंज। ऑन दिस डे 2006 the first world Hindi conference was held in Nagpur with the aim of the promote the language and worldwide में जो कि लैंग्वेज को प्रमोट करना। एंड सिंस दिन एवरी जो कि 10 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 12, सेकेंड फेज ऑफ द कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्री की, जो बिम्स्टेक कंट्री रहे, बिम्स्टेक कंट्री के बारे में आपको पता ही होगा ना। बिम्स्टेक असल में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, बिम्स्टेक की बात कर रहा हूँ। एंड ध्यान में रखना इसमें कौन सी कंट्री रही बिम्स्टेक में, ये ध्यान में इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री रहे? एक तो रहे बांग्लादेश रहे और एक रहे भूटान रहे, है ना, इंडिया भी रहे, म्यांमार रहे, किस में? जो बिम्स्टेक में। एंड बांग्लादेश रहे, भूटान रहे, इंडिया रहे, म्यांमार रहे, है ना, नेपाल रहे, श्रीलंका, थाईलैंड, वो सारे के सारे रहे बिम्स्टेक में। असल में इनके द्वारा ये एक प्रोग्राम यानी कैंसर की जो कि पता लगाना इसका मेन उद्देश्य है, कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग। ये कौन सी प्लेस में ये इनागोरेट करवाया गया है? बिल्डिंग जो कि प्रोग्राम ये शुरुआत करवाया गया है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम में। फिर बात करें बिम्स्टेक के बारे में, इसकी स्थापना कौन सी ईयर रहे? एस्टेब्लिशमेंट 1997 में। हेडक्वार्टर बांग्लादेश की ढाका में रहे, है ना,
ढाका, यानी बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, वो तो ढाका है ना। एंड करेंसी तो टका रहे है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो बिम्स्टेक की चेयरमैन रहे वो है इंद्रमणि, कौन रहे, इंद्रमणि पांडे है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी बताया ना, जो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल क्या रहे, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल रहे है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड सो तो देखते हैं जो कि मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं स्टेपिंग फॉरवर्ड फॉर टू द स्ट्रेंथनिंग जो कोऑपरेशन इन द वे ऑफ बंगाल, जो कि रीजन द सेक्टर सेकेंड फेज ऑफ द जो कि स्पेशलाइज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्राम इन द कैंसर केयर वाज इनॉग्रेटेड टुडे एट द टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ द होमी भाभा राय कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इन द विशाखापट्टनम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, who has declared 2026 as the international year of the क्या रहे रेंजलैंड एंड देन द पास्टोरलिस्ट या फिर पास्टोरलिस्ट, ध्यान में रखिएगा। किसने ये डिक्लेयर करी है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द जो कि रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट के लिए रूप में ये डिक्लेयर करी है यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशन रहे है ना, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे ये डिक्लेयर करी है। यानी इसका उद्देश्य क्या है, जो 2026 को जो कि चरगाह रहे, यानी चरगाह एंड जो पशुपालक रहे, पशुपालक ईयर के रूप में घोषणा करी है। किसने, यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखते हैं एंड यूनाइटेड नेशन के असल में आपको 6 जो कि 6 जो कि टाइप्स रहे है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो कि रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट, ध्यान में रखिएगा। द फूड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड लीडिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन टू द राइज ग्लोबल जो कि अवेयरनेस अबाउट दिस वाइटल इकोसिस्टम एंड द कम्युनिटीज एंड डिपेंड ऑन देम एंड दिस इनिशिएटिव हाईलैंड एंड देन द ग्रीनलैंड, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 14, वेयर विल द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 वे हेल्ड इन इंडिया, कौन से प्लेस में ये किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट जो कि 2026 कौन से प्लेस में हो रहा है, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, न्यू दिल्ली। क्लियर। एंड हो रहा है 21 to 23 जनवरी 2026 में। क्लियर। एंड ये किसके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है, बाय इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ECI के बारे में बात कर रहा हूँ। विल होस्ट द इनागुरल जो कि इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेमोक्रेसी जो कि यहाँ इलेक्शन जो ये होने वाला है, ध्यान में रखना 21 to 23 जनवरी 2026 में एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। द 3 डे जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट TIPOL जो कि DEM अंडर द एजिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के माध्यम से। नंबर 15, वेयर वाज द वर्ल्ड सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इनागुरेटेड, ये क्या है असल में, देखिए कौन सी प्लेस में जो कि सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी ये इनागुरेट करवाई है, ये दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी। एंड असल में जो CSIR रहे, CSIR जो NPL रहे, इनके द्वारा न्यू दिल्ली में जो कि ये इनागुरेट करवाया गया वर्ल्ड की सेकेंड जो कि नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो कि लेबोरेटरी इनागुरेट करवाया गया है। इसका काम क्या है असल में, जो स्टैंडर्डाइज करना, यानी जो वेदर जो क्लाइमेट मापने वाला जो डिवाइस रहे ना, वेदर क्लाइमेट मापने वाला, यानी जो वेदर यानी जो क्लाइमेट मापने वाला जो डिवाइस रहे, यानी विंड की स्पीड मान लो है ना, विंड की स्पीड रहे, डायरेक्शन रहे, इसके जो मापने वाला जो यंत्र रहे, इससे जो कि इसके स्टैंडर्डाइज जो रहे, इससे जो कि निर्धारित कर सकता है क्या स्टैंडर्डाइज होना चाहिए है ना, वो जो सारे के सारे रहे, ध्यान में रखिएगा। बस ये जो कि लॉन्च करवाया गया। एंड फिर बात करें, ये रहे वर्ल्ड की सेकेंड रहे, वर्ल्ड की पहला पूछे तो वो जो रहे वो एशिया की फास्ट, ये अभी के टाइम में एशिया के फास्ट न्यू दिल्ली में ओपन करवाए गए। वर्ल्ड की फास्ट पूछे तो वो UK में ओपन करवाया गया था, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ,
देखते हैं। इंडिया हैज इनागुरेट द वर्ल्ड सेकंड जो कि नेशनल एनवायरमेंटल जो कि स्टैंडर्डाइज लेबोरेटरी जो कि NASL एंड द वर्ल्ड जो कि 50 जो कि फिफ्थ नेशनल प्राइम स्टैंडर्ड फैसिलिटी फॉर दिस सोलर सेल एंड देन द कैलिब्रेशन एट CSIR NPL जो कि न्यू दिल्ली में। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 16, which state has been chosen as the theme state for 39th सूरजकुंड मेला in 2026। सूरजकुंड मेला 2026 थीम स्टेट के रूप में जो कि कौन सी स्टेट रहे, ध्यान में रखिए ये दोनों स्टेट रहे, एक तो रहे मेघालय एंड उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ध्यान में रखिएगा दोनों स्टेट को जो कि जो सूरजकुंड मेला रहे ना, इसकी जो कि थीम स्टेट के रूप में जो कि घोषणा करवाया गया है। 39th की ये सूरजकुंड मेला रहे एंड ध्यान में रखिएगा 31 जनवरी में होने वाला है, 31 जनवरी टू 14 फेब तक होने वाला है, 14 फेब 2026। देखते हैं डिटेल में क्या क्या रहे, क्या क्या बातें। एंड पार्टनर नेशन जो रहे वो इजिप्ट रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फॉर द 39th सूरजकुंड मेला 2026 उत्तर प्रदेश इज द प्राइम जो कि स्टेट एंड द स्टेट शो जो कि शोकेसिंग इट्स रिच जो कि कल्चर एंड क्राफ्ट लाइक द जो कि जो चिकन करी रहे है ना, चिकन करी जो कि इनके क्राफ्ट रहे है ना, एंड बनारसी सिल्क रहे एंड देन द जो कोसाइन एंड देन द मेघालय ऑल्सो फीचर्ड आर द थीम स्टेट ऑफ द हाईलाइट एंड देन नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो कि यूनिक जो ट्रेडिशन रहे इंक्लूडिंग द बाम्बू क्राफ्ट रहे है ना, ट्राइबल टेक्सटाइल रहे, इसके लिए काफ़ी फेमस है एंड इसीलिए जो कि ये दोनों स्टेट को थीम स्टेट के रूप में घोषणा करवाया गया। एंड पार्टनर नेशन जो रहे वो इजिप्ट रहे, ये ध्यान में रखना। एंड लोकेशन कौन सी प्लेस में होने वाला है, सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17, अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे। क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में जो कि अर्थ रोटेशन डे इज एन जो कि एनुअल ऑब्जर्वेशन सेलिब्रेशन ग्लोबल जो कि इंक्लूडिंग इन द जॉर्डन जो कि ऑन जनवरी 8 में क्लियर ऑब्जर्व करी जाती है। दिस डे कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच फिजिसिस्ट लियो जो कि फैकल्ट रहे 1851 एक्सपेरिमेंट करी थी, व्हिच द प्रोवाइड द फास्ट जो कि डायरेक्ट विजुअल प्रूफ एंड द अर्थ रोटेट इन इट्स एक्सिस। एंड मतलब क्या जो कि मतलब ये देखिए असम में एक साइंटिस्ट था 1851 में, इन्होंने घोषणा करी कि जो अर्थ रहे इनकी एक एक्सिस रहे, पर्टिकुलर एक एक्सिस रहे, इसकी अर्थ से ये जो कि मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए जो कि ये डे ऑब्जर्व करी जाती है अर्थ रोटेशन डे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18, इसरो फर्स्ट इंडिजिनियस डस्ट डिटेक्टर द डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स वॉज लॉन्च्ड थ्रू व्हिच रॉकेट, कौन से रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करवाया गया था। एंड असल में ये लॉन्च करवाया जा चुकी है एंड अभी के टाइम में हमने क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में चर्चा में रहे यानी न्यूज में रहे, ध्यान में रखना क्यों रहे वो भी हमने डिस्कस करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। ये लॉन्च करवाया गया था जो कि PSLV 58 के माध्यम से है ना, PSLV 58, PSLV 57 पता ही होगा ना, जो आदित्य जो L1 रहे है ना, जो वो जो लॉन्च करवाया गया था। L1 का मतलब जानते हो ना, आदित्य L1 का मतलब है लाग्रेंज पॉइंट 1 है ना, ऐसे करके 5 जो कि लाग्रेंज पॉइंट रहे है ना, जो सूरज की जो कि 5 जो कि लाग्रेंज पॉइंट रहे, काफ़ी बातें रहे वो सब ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना 1969, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। एंड हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में रहे है ना, चेयरमैन V नारायण रहे, कौन से नंबर के रहे V नारायण, 11th नंबर की, तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो असल में ये जो लॉन्च करवाया गया था इसरो की फास्ट डस्ट डिटेक्टर, असल में ये न्यूज़ में क्यों रहे, देखिए असल में ये जो लॉन्च करवाया गया था ये जो डस्ट डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट रहे PSLV जो कि SC58 के माध्यम से लॉन्च करवाया गया था 1 जनवरी 2024 में। अभी के टाइम में क्यों चर्चा में रहे, जो ये डिटेक्टर रहे ये डिटेक्ट करिए एवरी 1000 सेकेंड पे, यानी बात कर रहा हूँ 16 मिनट की, 16 मिनट में एक एस्ट्रॉयड रहे जो कि अर्थ पर एंटर ले रहा है, एक एस्ट्रॉयड यानी एस्ट्रॉयड जब कमेट्स रहे वो एंटर कर रहा है अर्थ में, मतलब 16 मिनट के अंदर में, ध्यान में रखिएगा एवरी 16 मिनट में। तो ये अभी के टाइम में डिटेक्ट करवाया गया है किसके माध्यम से, जो PSLV जो 58 के माध्यम से जो लॉन्च करवाया गया था, जो इंडिजिनियस डस्ट डिटेक्टर है इसके माध्यम से डिटेक्ट करवाया गया है, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट डेक्स। क्लियर। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। डेक्स वॉज फ्लॉन ऑन PSLV जो कि ऑर्बिटल जो कि एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल VOEM
ऑफ द PSLV जो कि C-58 के माध्यम से एक्सपोसैट मिशन ऑन 1 जनवरी 2024 एंड रॉकेट टू 350 जो कि किलोमीटर अल्टीट्यूड। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर। ये बुक का ऑथर क्या कौन है? अभी टाइम में ये बुक लॉन्च करवाई जा चुकी है। किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया? ये लॉन्च करवाया गया जो गोवा की CM रहे, कौन रहे? प्रमोद सावंत, इनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है ना। गोवा की टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने के रहे? 2 डिस्ट्रिक्ट रहे, एक तो नॉर्थ गोवा रहे, एक रहे साउथ गोवा है ना, और एक न्यू डिस्ट्रिक्ट अभी के टाइम में इंक्लूड करवाया गया था। इसका नाम क्या है बता ना। एंड ये जो बुक का ऑथर है, बस यही ध्यान में रखना, प्रेम प्रकाश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेम प्रकाश। देखते हैं डिटेल में, बस यही भी लिखी गई है, प्रेम प्रकाश राय। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20, व्हिच स्टेट और यूटी हैज डिक्लेयर द रैबीज एज द नोटिफाइबल डिजीज। कौन सी स्टेट ऑफ और फिर यूटी यूनियन टेरिटरी वो डिक्लेयर करिए रैबीज एज द नोटिफाइबल डिजीज? दिल्ली ने डिक्लेयर करिए। क्लियर। कौन सी एक्ट के तहत? एक्ट है 1897 के तहत ये डिक्लेयर करिए नोटिफाइबल डिजीज। मतलब क्या है? एंड मतलब जो रैबीज रहे, जो कि काफ़ी खतरा तो रहे, पता ही होगा, जो फैलती है किसके द्वारा? जो डॉग रहे है ना, जो वुल्फ रहे, इसके काटने से फैलती है रैबीज जो रहे। एंड रैबीज डे जो कि वर्ल्ड रैबीज डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? 28 सितंबर को। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। आज द ईयरली जनवरी 2026 दिल्ली हैज डिक्लेयर, ये दिल्ली ने डिक्लेयर करी है। आंसर नहीं बताया ना, आंसर है दिल्ली। दिल्ली, ध्यान में रखिएगा, दिल्ली ने डिक्लेयर करी है कि 2026 डिक्लेयर ह्यूमन रैबीज एज द नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक जो कि डिजीज एक्ट एंड मेकिंग द रिपोर्टिंग जो कि मैंडेटरी। मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो रैबीज रहे ये आपको जो कि रिपोर्टिंग करने होगा, यानी जो मेकिंग एज द रिपोर्टिंग मैंडेटरी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेटर एंड देयर ट्रैक कंट्रोल केस। मतलब उद्देश्य जो कि रैबीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका उद्देश्य है। नंबर 21 क्या रहे? विच कंट्री हैज अनाउंस देयर विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहे ना, इससे जो कि विड्रॉल करी है, किसने विड्रॉल कर ली है? विच कंट्री हैज अनाउंस, कौन सी कंट्री ने अनाउंस करिए देयर विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पता ही होगा सोलर अलायंस के बारे में। यानी जो सोलर अलायंस रहे ना, किसके माध्यम से ये बनाया गया था, यानी क्या है रहे कि इसको सारे के सारे पता ही होगा आपको। असल में 2015 की बात है ना। 2015 में जो कि COP21 के दौरान इंडिया और जो फ्रांस रहे वो आमने सामने आए। एंड इंडिया और जो फ्रांस रहे, इनके माध्यम से इंडिया एंड फ्रांस दोनों की सहायता के माध्यम से जो कि जो इंटरनेशनल यानी ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करवाया गया। क्लियर। एंड जो असल में जो ये आंसर है USA, बट USA परमानेंट मेंबर नहीं बने थे। USA जो कि साइन करे थे इसमें, ध्यान में रखिएगा। बट अभी के टाइम में इससे विड्रॉ करनी है, यानी विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन्होंने विड्रॉ कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने लगभग 66 जो कि इंटरनेशनल अलायंस रहे, इससे जो कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया इनकी जो कि मेंबरशिप। ध्यान में रखिएगा, जो WHO रहे है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे भी इन्होंने जो कि विड्रॉ कर ली है। बहुत ही दिन हो गया, लगभग 6 या फिर 7 मंथ हो गया, पता ही होगा इसके बारे में। एंड अभी के टाइम में ये भी जो कि 66 इंटरनेशनल जो कि अलायंस रहे, वहाँ से इन्होंने विड्रॉ कर ली है। जैसे कि ISA हो गया, और रहे IRENA है ना, एंड और क्या कर रहे, IPCC रहे, काफ़ी सारे रहे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से जो कि इन्होंने विड्रॉ कर ली है इनकी मेंबरशिप। एंड इनके यही कहना है कि असल में क्या बात है, आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि क्यों इन्होंने विड्रॉ कर ली है। इनकी यही कहना है कि इन्होंने इनकी जो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सारे के सारे जो 66 ऑर्गेनाइजेशन रहे, ये सारे के सारे फिजूली खर्च वाला रहे, यानी बिना मतलब के खर्च हो रहा है इसमें, है ना। अगर मेंबर रहे, कोई भी कंट्री मेंबर रहे, तो इसे तो इसकी जो खर्च रहे सारे के सारे वो तो उठाने होगा है ना। तो इसीलिए इन्होंने ये विड्रॉ कर लिया, ध्यान में रखिएगा। एंड पता ही होगा इसके बारे में, जो ISA के बारे में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहे जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया में रहे। इंडिया की कहाँ रहे? गुरुग्राम हरियाणा में रहे। ISA में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हरियाणा है ना। काफ़ी बातें रहे। एंड अभी के टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन रहे इसकी? वो रहे आशीष खन्ना, है ना, हाल ही में बने थे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे।
यूनाइटेड नेशन जो कि स्टेट जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने। एंड ये जानना इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 47 नंबर की, है ना। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने विड्रॉ कर लिए, बस रहने देते, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। डिटेल तो देख ली। नंबर 22 में क्या रहे? नगाउरी अश्वगंधा। नगाउरी अश्वगंधा ये एक इज ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। एंड ये पहले ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करेंगे, आंसर तो डिस्कस करेंगे, पहले ये ध्यान में रखना जीआई टैग जो रहे ना, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी अधिनियम एक्ट रहे? 1999 अधिनियम एक्ट रहे। एंड इम्प्लीमेंट करवाया गया था कौन सी ईयर में? 2003 में। पहले जो प्रोडक्ट को दी गई थी, कौन सी प्रोडक्ट था? 2000 कौन सी था? 2004 है ना, 2004 एंड 5 में दी गई थी कौन सी प्रोडक्ट को? जो कि दार्जिलिंग टी, वो वेस्ट बंगाल की था। ध्यान में रखना, वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को पहला प्रोडक्ट था जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दी गई थी। और ये बताना, अगर कोई भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दी गई है तो कौन सी ईयर तक, कितने ईयर तक इससे वैलिड रहती है? 10 ईयर तक। 10 ईयर तक जीआई टैग जो कि वैलिड रहता है। ध्यान में रखना ये बात है सारे के सारे। और भी काफ़ी सारी बातें रहे। असल में जो जीआई टैग जो इंडिकेशन रहे ना, इंडिया की भी एक एम रखी गई है 2030 तक लगभग 10,000 जो कि प्रोडक्ट को जीआई टैग की मान्यता देना है ना। तो ध्यान में रखिएगा, असल में ये जो नागौरी अश्वगंधा है ये राजस्थान की है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, राजस्थान। एंड राजस्थान की ये दूसरी प्रोडक्ट है जो कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो कि इससे दी गई है जीआई टैग। क्लियर। एंड इससे पहले दी गई थी एक सांगरी नाम करके था, सांगरी है ना, जो खेजड़ी जो क्या रहे ट्री रहे वहाँ से जो ऑब्टेन करी जाती है, एंड जो सब्जी वगैरह जो बनाई जाती है ना, काफ़ी सारे बातें रहे, बस वो रहने देते। एंड ये जो कि सेकंड प्रोडक्ट वन है, ये भी ध्यान में रखना। एंड ये ध्यान में रखना, जो जीआई टैग रहे ना, वो कौन सी प्लेस में रहे? जो जीआई टैग जो रजिस्ट्री रहे ना, जीआई टैग की जो रजिस्ट्री जो दी जाती है कौन सी प्लेस में? तमिलनाडु की चेन्नई में रहे, है ना, जो रजिस्ट्री रहे। देखते हैं डिटेल में। जीआई टैग फ्रॉम जो कि नागौरी अश्वगंधा जो कि राजस्थान जो कि मेडिसिनल प्लांट रहे, जो कि एक्सप्लेन करिए, बस ध्यान में रखना ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसे दी गई है जीआई टैग। क्लियर। नागौरी अश्वगंधा। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 23, इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली जो कि पेपरलेस इंपोर्टेंट है, पेपरलेस जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज इनागुरेटेड इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट बने हैं जो कि पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, सिर्फ इंपोर्टेंट नहीं। ये केरला में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, केरला की वो जो क्या रहा है जो वायनाड में है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड ये इनागुरेटेड करवाएगा किसके द्वारा? जो अभी के टाइम में जो चीफ जस्टिस रहे, कौन रहे बताना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के टाइम में कौन रहे? बी आर गवाई नहीं है, बी आर गवाई अभी के टाइम में 52 नंबर की थे। अभी के टाइम में जो चीफ जस्टिस है वो है सूर्यकांत है ना। कौन से नंबर की? 53 नंबर की, है ना, काफ़ी बार डिस्कस करिए। इन्होंने ये इनागुरेट करी है। फिर बात कर रहे हैं केरला के बारे में। केरला की कैपिटल भी जानना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर, है ना। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या बात है। इंडिया मार्क्ड ए माइलस्टोन इन द जुडिशियल फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सूर्यकांत जो कि वर्चुअल जो कि इनागुरेटेड करी है। कंट्री जो कि फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशियली इन द जो कि कल्पेटा, कौन सी प्लेस? कल्पेटा वायनाड केरला में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 24, व्हिच कंट्री इज द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द न्यू दिल्ली जो कि वर्ल्ड बुक फेयर 2026 जो हो रहा है, न्यू दिल्ली की जो वर्ल्ड बुक फेयर है, इसकी जो कि चीफ गेस्ट है वो कौन रहे? चीफ गेस्ट जो कि ऑनर ऑफ द कौन सी कंट्री रहे चीफ गेस्ट? ये रहे कौन से रहे? कतर रहे। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, कतर। ध्यान में देखिएगा। एंड फिर बात करें ये कौन सी एडिशन हो रहा है? 53rd एडिशन, 10 to 18 जनवरी तक हो रहा है। अभी के टाइम में ये चल रहा है, ध्यान में रखना। 2026 न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। द स्टेट कतर इज सेट टू टेक द पार्ट ऑफ द जो कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 25, विच कंट्री ओन द
एसएस सीरीज 2025-26 एसएस सीरीज क्या है वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। एसएस सीरीज असल में ये एक जो कि क्रिकेट सीरीज है, क्लियर। एवरी 2 ईयर में ऑब्जर्व करी जाती है, हर 2 ईयर में 2 साल में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इसमें जो ओन करी है वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड सबसे ज़्यादा टाइम ऑस्ट्रेलिया ओन करी है, 35 टाइम जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ओन करी है बाय डिफेटिंग इंग्लैंड को, ध्यान में रखिएगा। एंड ये हो रहा था जो कि 21 नवंबर टू 2025 में 21 नवंबर टू 8 जनवरी तक हो रहा था, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है। क्या ओन करी है ऑस्ट्रेलिया ने, देखते हैं। इट वॉज जो कि प्रेटी इजी टू दी ऑस्ट्रेलियन एंड देन द होम जो कि साइल, होम साइल मतलब देखिए हर 2 साल में ऑब्जर्व करी जाती, एक बार जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्व करी जाती है, फिर और एक बार जो कि इंग्लैंड में, है ना। तो इससे जो कि डिफेट करिए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को डिफेट करके वन करिए, बस यही बात ध्यान में रखना। एंड एसएस क्या है वो भी ध्यान में रखना। जो एसएस सीरीज रहे वो असल में ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में एक सीरीज रहे, क्लियर, क्रिकेट सीरीज रहे। According to the RBI report 2024-25, what is the percentage of NPA non-performing asset for Indian Bank? बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मतलब देखिए कोई भी बैंक की मतलब मान लो बैंक उधार दी है किसी को, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी दी है मतलब उधार दी है, अगर वो जो पैसा रहे, अगर वो 2 मंथ या फिर जो कि 60 डे से ज़्यादा या फिर 90 डे भी कह लो, काफ़ी बातें रहे, अगर वो लौटा नहीं रहा है, पैसा भी नहीं लौटा रहा है, इसके साथ जो इसकी जो इंटरेस्ट है वो जो सारे के सारे बात रहे वो भी नहीं लौटा रहा है, तो ये जो पैसा रहे ना ये बैंक के लिए हो जाती है जो कि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। तो अभी के टाइम में ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहे ना, अभी के टाइम में आरबीआई के मुताबिक जो कि ऑल ओवर जो इंडियन बैंक पे रहे, टोटल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहे वो कितनी परसेंट रह चुके हैं, यानी कितनी परसेंटेज में अभी सीमित रहे, 2.1%, यानी 2.1 से लेकर 2.2% तक जो कि ये सीमित रहे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो था ना वो था 2018 में, सबसे ज़्यादा जो कि ये वैल्यू था, यानी सबसे ज़्यादा मतलब 11.18% जो कि 2018 में था जो एनपीए रहे, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो नॉन परफॉर्मिंग मतलब तो साफ साफ आपको दिख रहा है ना, जो फंक्शन में नहीं है जो भी एसेट रहे बैंक की। अगर बैंक की कमाई रहे, बैंक की कमाई कहाँ से होती है, जो आपको जो पैसा दे रहे हैं यानी जो भी इंटरेस्ट रहे वो सारे के सारे कमाई रहे, अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है, यानी जो भी पैसा दी है वो भी नहीं मिल पा रहा है एंड जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं, तो ये बन जाती है जो कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्लियर, बस बात यही है। फिर बात कर रहे हैं आरबीआई के बारे में, एंड थोड़ा सा डिटेल भी आरबीआई के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, आरबीआई के बारे में जानना। तो आरबीआई की स्थापना कौन सी ईयर है, 1 अप्रैल 1935, क्या रहा है इसकी स्थापना है 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, मुंबई में रहे, काफ़ी सारे बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई में रहे, है ना। एंड ये रेकमेंड यानी कौन सी बैंक की जो किसकी जो कि रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था, यंग हिल्टन कमेटी, है ना, जो यंग हिल्टन आयोग था इसके रिकमेंडेशन से ये बना था, जो कि आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड इसकी जो नेशनलाइजेशन रहे कौन से ईयर में हुए थे नेशनलाइजेशन, जानते हो ना, नेशनलाइजेशन 1949 में नेशनलाइजेशन, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे वो है संजय मल्होत्रा, कौन से नंबर की, 26 नंबर की, ध्यान में रखना 26 नंबर की, जो कि यानी संजय मल्होत्रा रहे। तो बात करें ये बता ना, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे जो आरबीआई की, वो था सर ओसबर्न स्मिथ था ना, सर ओसबर्न स्मिथ, ध्यान में रखना। एंड जो और क्या बात करें, अभी के टाइम तो न्यू गवर्नर जो कि 26 नंबर की संजय मल्होत्रा, देखते हैं। फाइल द जो कि ओवरऑल जो कि इंडियन बैंक जो कि सेक्टर जो कि एनपीए डिक्लाइन एंड इन द 2 मल्टीपल डिकेड, एंड बस ध्यान में रखना अभी के टाइम में 2.1 से लेकर 2.2% रह चुकी है एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 27 व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, कौन सी स्टेट लॉन्च करिए डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, क्या है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। असल में ये गोवा ने लॉन्च करी है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। क्या है असल में डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, असल में जो सेमीकंडक्टर रहे ना, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे, सेमीकंडक्टर रहे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी रहे, इसके स्टार्टअप को जो कि बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसने लॉन्च करिए, गोवा ने लॉन्च करिए।
ध्यान में रखना। एंड फिर बात करें गोवा के बारे में, गोवा की कैपिटल भी बात कर लेते। कैपिटल क्या आ रहा है बताना। एंड जो कि फास्ट लॉन्च करिए स्टार्टअप पॉलिसी, तो गोवा नहीं है। जो कि स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी ये लॉन्च करिए, गोवा नहीं, ये तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिए, गोवा नहीं है, रंग है, गोवा नहीं है, ये तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। एंड जो कि टेक स्टार्टअप ये क्या है, लॉन्च डीप टेक स्टार्टअप मतलब यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो गया, इसके क्षेत्रों में जो कि बढ़ावा देना, डेवलप करना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारे जो कंपनी रहे इसके काफ़ी सारे छूट प्रदान करना है ना। एंड बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है ना। एंड सीएम तो MK स्टालिन, गवर्नर कौन रहे, RN रवि। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द जो कि डेडिकेटेड जो कि डीप स्टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 एंड अनवील्ड द जनवरी 2026 जो कि फोस्टर साइंस एंड इनोवेशन विथ 100 करोड़ की एक फंडिंग है। ध्यान में रखिएगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो स्टार्टअप रहे है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक है ना, इसके क्षेत्रों में काफ़ी सारे बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 28, व्हाट इज द मास्कट ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पता ही होगा, जो हमारे जो आधार कार्ड रहे वो जो बनाई है। आधार कार्ड में कितने के डिजिट रहे बताना, 12 रहे है ना। तो अभी के टाइम में ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहे, इसकी एक मास्कट जारी करवाई गया है, वो है उदय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उदय। बस ध्यान में रखिएगा, इसमें देखिए जो UIDAI रहे ना, इसमें आई हटाया गया है, उदय हो गया ना। तो ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो मास्कट जो डिजाइन करवाया गया ना, वो केरला की एक व्यक्ति रहे, वो है अरुण गोकुम रहे, अरुण गोकुम। ध्यान में रखना, इनके द्वारा जो कि ये मास्कट डिजाइन करवाया गया। और जो नेम रखी गई है वो है भोपाल की एक व्यक्ति रहे, भोपाल की, वो है प्रिया जैन, प्रिया जैन इनके द्वारा। काफ़ी बातें रहे, खैर वो सब रहने देते। और बात कर रहे हैं UIDA के बारे में, इसके अभी के टाइम में CEO कौन रहे, CEO रहे जो कि भुवनेश कुमार है ना, भुवनेश कुमार है CEO। एंड जो कि चेयरमैन रहे वो है नीलकंठ मिश्रा है ना, नीलकंठ मिश्रा। ध्यान में रखिएगा। एंड पहले जो आधार कार्ड होल्डर कौन जानती हो ना, रंजन सानवाना, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति था। ध्यान में रखिए, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि UIDAI यहाँ लॉन्च इट्स उदय। एंड ध्यान में रखिए, ये भी देख सकते हो एक जो कि उदय है इसके मास्कट। ध्यान में रखना, डिजाइन करवाया गया किसके द्वारा, डिजाइन करवाया गया जो कि केरल के व्यक्ति रहे अरुण गोकुम के द्वारा। एंड जो नेम दी गई है वो है भोपाल की प्रिया जैन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 29, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके किससे अपॉइंटेड करवाए गए चेयरमैन के रूप में, इंपॉर्टेंट है, AK बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, AK बाला सुब्रमण्यम। देखते हैं डिटेल में। श्री AK बाला सुब्रमण्यम जो कि हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द एटॉमिक एनर्जी जो कि एजेंसी रहे, यानी रेगुलेटरी बोर्ड रहे, AERB। अंडर टेकिंग चार्ज ऑफ द जनवरी 1 to 2026 में इन्होंने जो कि चार्ज होल्ड करी। एंड सक्सेडिंग द डॉक्टर जो कि DK शुक्ला, इनकी जो कि प्लेस को रिप्लेस करी है। ध्यान में रखिएगा, एट डिस्टिंग्विश जो कि साइंटिस्ट विद जो कि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द न्यूक्लियर जो कि पावर प्लांट एंड द डिजाइन द सेफ्टी। ध्यान में रखिएगा, बस AK बाला सुब्रमण्यम ने ये बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 ईयर टर्म के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, उस्मान खवाजा नाम याद रखना। उस्मान खवाजा एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं एंड अनाउंसमेंट करी है इनकी रिटायरमेंट। बस यही ध्यान में रखना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये भी ध्यान में रखना। नाम याद रखना, कौन सी स्टेट से जुड़े हैं वो याद रखना। सो ये भी सारे के सारे यही लिखी गई है। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे और इन्होंने जो कि वन रहे इनके ऑस्ट्रेलिया से रहे, चलिए पाकिस्तान के रहे, पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। एंड और भी जो भी डे हमने डिस्कस नहीं किए है वो भी एक एक करके हमने डिस्कस कर लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट रहे। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।